oladoc यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वासिफ मजीद चौधरी है। मैं सर्जमेंट हॉस्पिटल लाहौर में कंसल्टेंट सर्जन के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज मैं आपसे एनल फिशर के बारे में तफसीली तौर पे बात करूँगा। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही oladoc ऐप डाउनलोड करें। oladoc, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। एनल फिशर या आम ज़बान में उसको पखाने के रास्ते के अंदर एक कट कहा जाता है, जिसके अंदर, जिस बीमारी के अंदर मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द होती है और ये मरीज़ आम तौर पे दर्द के साथ ही प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वजूहात पे अगर मैं आऊँ तो सबसे जो कॉमन वजह इसकी है वो कब्ज़ है, दायमी कब्ज़। जो मरीज़ जिनको कब्ज़ होती है उनमें कभी भी किसी भी वक्त पखाने के वक्त जब ज़ोर लगाना पड़े तो उस ज़ोर की वजह से सख्त पखाना जो है वो पखाने के पिछले वाले हिस्से के अंदर उसको चीरता हुआ निकल जाता है और वहाँ पे एक ज़ख़म बना देता है। तो एक तो इसकी वजह कब्ज़ की वजह से सख्त पखाना आना है और वो वहाँ पे ज़ख़म बना देता है। दूसरा, अगर कुछ लोगों में डायरिया जब लगता है या जिसमें बहुत ज़्यादा वाटरी स्टूल होता है तो वो भी बार बार आने की वजह से पखाने के पिछले वाले हिस्से में ज़ख़म कर देता है, जिसको एनल फिशर कहा जाता है। तीसरी सबसे अहम वजह ख़वातीन के अंदर जो है हमल के वक्त, डिलीवरी के वक्त बच्चे का सर जब नीचे पहुंचता है तो उसके प्रेशर की वजह से पखाने वाले रास्ते के आगे वाली साइड के ऊपर प्रेशर आता है और ये कट फिर उन ख़वातीन में, हामला ख़वातीन में जो है आगे की तरफ आता है। तो ये तीन बड़ी कॉमन वजूहात हैं एनल फिशर बनने की। इसकी अलामात की अगर बात करें तो सबसे जो आम अलामत है वो पखाने के रास्ते के साथ दर्द का आना, और ये दर्द बहुत ही शदीद होती है और इसके साथ जो है खून आता है अक्सर, जो कि पखाना ख़त्म करने के साथ एक धार की सूरत अपना जो पखाना होता है उसके साथ मिक्स होके आता है। अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ बवासीर के साथ, तो बवासीर के अंदर यूजुअली फवारे की सूरत में जो है वो खून आता है, जबकि एनल फिशर के अंदर पखाने के साथ मिक्स होके एक स्ट्रीक की सूरत में खून आता है और इसमें खून की मिकदार ज़्यादा नहीं होती, अक्सर 3 से 4 कतरे होते हैं, जबकि बवासीर के अंदर खून की मिकदार अक्सर ज़्यादा होती है। तो ये दो इसकी जो कॉमन अलामात हैं जिनके साथ एनल फिशर जो है प्रेजेंट करता है, और इसकी यही अलामात है और इसकी तशख़ीस के लिए कोई भी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशंस या उनकी ज़रूरत नहीं होती। अगर मुस्तनद सर्जन पखाने के रास्ते के बाहर और अंदर का मुआयना करे तो बड़ी आसानी से इसकी तशख़ीस हो सकती है। जब सर्जन इसका मुआयना करता है तो अगर जब पखाने के रास्ते की जगह को हम थोड़ा सा सेपरेट करें तो बिल्कुल सामने जो पोस्टीरियर एनल फिशर होता है, जिसको पीछे का फिशर कहते हैं, वो सामने नज़र आ जाता है। और इसी तरह जब आगे का हम थोड़ा सा सेपरेट करके मुआयना करें तो आगे का फिशर, जिसको एंटीरियर एनल फिशर होता है, वो बड़ी आसानी से नज़र आ जाता है। इसके लिए किसी इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासाउंड उसकी ज़रूरत नहीं होती। जब इसका तशख़ीस हो जाए तो इसका इलाज जो है तकरीबन 80% मरीज़ों के अंदर नॉन सर्जिकल है, उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। उसमें दवाइयाँ हैं जो कुछ लगाने वाली और कुछ खाने वाली हैं, उनसे इसका इलाज बड़े आसानी से मुमकिन है और 80% मरीज़ जो हैं उन दवाइयों के साथ ठीक हो जाते हैं। जो बाकी 15 से 20% मरीज़ हैं जो दवाई का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाते या ड्यू टू सम रीज़न उनकी हीलिंग नहीं होती, तो उनको फिर ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। तो इलाज के अंदर 2 ऑइंटमेंट्स होती हैं जिनको हम मिक्स करके मरीज़ को उस फिशर के एरिया के अंदर वाली साइड पे लगाने का कहा जाता है, और ये उसको 3 से 4 हफ्ते करना होता है। और इसके साथ कुछ जो डाइट होती है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी होती है, जैसे कि कब्ज़ का इलाज। कब्ज़ के इलाज में जो है बैलेंस डाइट, जिसमें
کاربوہائیڈریٹ، پروٹینز اور فیٹس کا مناسب مقدار میں استعمال ہے. 8 سے 10 گلاس پانی کے روزانہ پینا. اس کے بعد جو قبض کرنے والی اشیاء ہیں ان کا استعمال کم سے کم. فاسٹ فوڈ، پیزا، برگر، ان چیزوں کا استعمال کم سے کم. اور ڈائٹ میں اسبغول کا استعمال کرنے سے جو پخانے کا جو بلک ہوتا ہے وہ اچھا بنتا ہے. تو جو کھلا اسبغول ہوتا ہے وہ استعمال کرنا چاہیے رات کو سونے سے پہلے دودھ کے گلاس میں. اور پانی جو ہے اس کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے. 8 سے 10 گلاس پانی کے نارملی انسان کو پینا چاہیے. تو جو سٹول کا کانٹینٹ ہے اس کا، سٹول کا جو واٹر کا کانٹینٹ ہے اس سے بڑا اچھا سٹول کی فارمیشن ہوتی ہے اور پخانہ کرنے میں پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتی. جن لوگوں میں ان سب چیزوں کرنے کے باوجود بھی قبض ٹھیک نہ ہو تو پھر ان میں ہم کچھ سیرپس ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں جن سے پخانہ نرم ہو جاتا ہے اور جو قبض ہے اس کو وہ جو ہے اس کا سٹول کو سافٹ کر دیتے ہیں اور پخانہ نرم ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ احتیاط ہے. اور اگر پین بہت سیویئر ہو، شدید ہو، تو پھر ہم پیشنٹ کو درد کی گولی بھی دے دیتے ہیں اور ان سے یوزلی یہ چیزیں، یہ جو اینل فشر ہے اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. تو اگر 3 سے 4 ہفتے یہ ساری جو میں نے ابھی احتیاط اور بتائی ہیں اگر نہ ٹھیک ہو تو پھر ہمیں آپریشن کی طرف جانا پڑتا ہے. اور آپریشن اس کا بڑا سمپل سا ہوتا ہے. اس کے اندر اس کی جو وجہ یہ ہے کہ جو پخانے کا رستہ ہے اس کی ٹون ٹائٹ ہوتی ہے، اس کا رستہ ٹائٹ ہوتا ہے. تو جب سخت پخانہ گزرتا ہے تو وہ زخم کر دیتا ہے. تو ہم نے اس جو سخت جو ٹائٹ رستہ ہے اس کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم چھوٹا سا ایک چیرا دے کے، ایک چھوٹا سا پٹھا ہوتا ہے جو پخانے کے کنٹرول کا میکینزم کو باہر سے کنٹرول کرتا ہے، اس کو ہم جب کاٹ دیتے ہیں تو وہ جو رستہ ہے تھوڑا سا کھل جاتا ہے اور پھر پخانہ آسانی سے پاس ہو جاتا ہے اور یہ جو زخم ہوتا ہے اس کے بھرنے میں ٹائم مل جاتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا آپریشن ہے جس کے لیے کوئی لمبے چوڑے انویسٹیگیشنز اور کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ڈے کیس پروسیجر کے طور پہ ہم کرتے ہیں. مریض صبح داخل ہوتا ہے اور آپریشن دوپہر کو کر کے شام کو ہم مریض کو گھر بھیج دیتے ہیں. یہ مکمل بے ہوشی میں بھی ہو سکتا ہوتا ہے اور کمر میں ٹیکا جس کو اسپائنل اینستھیزیا کہتے ہیں اس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی جو آپریشن کے بعد بھی اس کی ہیلنگ ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور مریض جو ہے اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز اگلے دن سے ریزیوم کر سکتا ہے. اگر آپ اس بیماری کے بارے میں اور کچھ جاننا چاہتے ہیں یا علاج کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے اولاڈاک کے نمبر پہ رابطہ کر کے میرے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کیجیے. تھینک یو.